नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से की गई तो 7200 रुपये की राशि पर 20% की वार्षिक दर से 18 महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। हमें क्या निकालना, सीआई निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 7200 रुपया। हमें प्रिंसिपल कितना दिया हुआ, 7200 रुपया। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 20% वार्षिक दिया हुआ है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है। हमें टाइम क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है 18 महीने का। हमें क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है 18 महीने का। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है सीआई। हमसे पूछ क्या रहा है, सीआई पूछ रहा है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ कि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से की गई, यानी ब्याज जो है हर 6 महीना पे काउंट किया जा रहा है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया 20% वार्षिक, यानी एक वर्ष में हमें जो है प्रिंसिपल का 20% ब्याज मिला है। तो देखिए ब्याज जो है हर 6 महीना पे काउंट किया जाएगा, तो 6 महीना में ब्याज कितना मिल जाएगा। एक वर्ष में अगर 20% का ब्याज मिल रहा है तो 6 महीना में कितना मिल जाएगा, 6 महीना में ब्याज कितना मिल जाएगा, 10% का ब्याज मिल जाएगा। 6 महीना में 10% का ब्याज मिल जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में टाइम क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है 18 महीने का, और ब्याज जो है हर 6 महीना पे काउंट हो रहा है। तो 18 महीना में ब्याज कितने बार काउंट होगा, 18 महीना में ब्याज जो है कितने बार काउंट होगा, 3 बार काउंट होगा। और हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल क्या दिया, हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 7200 रुपया। हमें प्रिंसिपल क्या दिया, 7200 रुपया दिया है। अब देखिए यहाँ हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, 10% छमाही, 3 छमाही हो गया हमारा। और प्रिंसिपल क्या है, हमें क्वेश्चन में दिया 7200 रुपया। तो देखिए हम यहाँ 3 छमाही का अगर सीआई काउंट करेंगे तो देखिए हमें पहले छमाही में प्रिंसिपल का हमें 10% ब्याज मिल जाएगा। तो देखिए 7200 का अगर हम 10% निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 720 रुपया। ये हमारा क्या हो जाएगा, 720 रुपया हो जाएगा। अब देखिए दूसरे छमाही में हमें प्रिंसिपल का कितना ब्याज मिल जाएगा, 10%, यानी दूसरे छमाही में भी हमें 720 रुपये का ब्याज मिल जाएगा, और तीसरे छमाही में भी हमें 720 रुपये का ब्याज मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ जो ब्याज काउंट हो रहा है, यहाँ ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के दर से काउंट हो रहा है। तो पहले छमाही में हमें केवल प्रिंसिपल पे ब्याज मिलेगा, दूसरे छमाही में हमें प्रिंसिपल पे तो मिलेगा ही, प्लस का हमें क्या मिलेगा, जो पहले छमाही में हमें ब्याज मिला है उस ब्याज पे भी हमें ब्याज मिलेगा। और तीसरे छमाही में हमें जो है प्रिंसिपल पे ब्याज तो मिलेगा ही, प्लस का हमें क्या मिलेगा, जो 2 छमाही तक हमें ब्याज मिला है उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलेगा। तो देखिए दूसरे छमाही में हमें प्रिंसिपल पे कितना ब्याज मिल गया, 720 रुपया, और हमें क्या मिल जाएगा, जो पहले छमाही ब्याज मिला है उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिल जाएगा। तो देखिए 720 का अगर हम 10% निकालेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएगा, 72 रुपया हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ टेबल पढ़ेंगे, तो 72 दूनी हमारा क्या हो जाएगा, 144 हो जाएगा। अब देखिए तीसरे छमाही हमें प्रिंसिपल पे कितना ब्याज मिल गया, 720 रुपया, प्लस का हमें क्या मिल गया, 720, और 720 का हमें 10% कितना मिल गया, 144 रुपया। बच क्या गया हमारा 72 रुपया, यानी 72 का भी हमें 10% ब्याज मिलेगा। तो 72 का 10% ब्याज कितना हो जाएगा, 7.2 रुपया हो जाएगा। अब देखिए हम इसे ऐड कर लेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, सीआई निकल के आ जाएगा। हम इसे ऐड कर लेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, सीआई निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2383.2 रुपया हो जाएगा, 2383.2 रुपया हो जाएगा। देखिए हमसे पूछ क्या रहा था सीआई, और हमारा सीआई क्या निकल के आ गया, 2383.2 रुपया निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, एक किसी वस्तु को 4800 रुपये में खरीदता है और इसे 30% की हानि पर बेचता है। इस धनराशि से वह दूसरी वस्तु खरीदता है और उसे 60% लाभ पर बेचता है। उसका संपूर्ण लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, संपूर्ण लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। तो देखिए संपूर्ण लाभ या हानि प्रतिशत निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, दूसरी वस्तु का हमें जो है एसपी निकालना पड़ेगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में पहली वस्तु का हमें सीपी दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में पहली वस्तु का हमें सीपी दिया है। हमें सीपी कितना दिया है, 4800 रुपया। हमें सीपी कितना दिया, 4800 रुपया।
और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि वस्तु को जो है 30% के हानि पे बेच रहा है, यानी हम यहाँ से पहली वस्तु का एसपी निकाल सकते हैं। पहली वस्तु का एसपी क्या हो जाएगा, इस 4800 का 70% हो जाएगा, यानी 30% के हानि पे बेच रहा है, यानी इसके 70% पे बेच रहा है, यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, पहली वस्तु का हमारा एसपी निकल के आ जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया कि इस धनराशि से वह दूसरी वस्तु खरीदता है, यानी ये धनराशि जो होगा वो दूसरी वस्तु का क्या होगा, सीपी होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया कि दूसरी वस्तु को 60% के लाभ पे बेच रहा है, यानी हम यहाँ से अगर दूसरी वस्तु का हमें सीपी पता चल गया तो हम यहाँ से दूसरी वस्तु का एसपी निकाल सकते हैं। एसपी क्या हो जाएगा, इसका जो है 160% हो जाएगा। एसपी क्या हो जाएगा, इसका 160% हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं, हम इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को काट सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ गुना करेंगे, हम यहाँ 48 में अगर 16 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 128 के 8 हाथ में 12, ये हो जाएगा 64 और 12 क्या हो जाएगा 76 हो जाएगा। गुने हमारा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। हम इसमें अगर 7 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 56 के 6 हाथ में 5, 42 और 5 क्या हो जाएगा 47 हाथ में 4, ये हो जाएगा 49 और 4 क्या हो जाएगा 53 हो जाएगा। 49 और 4 क्या हो जाएगा 53, यानी दूसरी वस्तु का एसपी क्या निकल के आ गया, 5376 रुपया। अब देखिए वह जो है कितना इन्वेस्ट किया था, 4800 रुपया, और दूसरी वस्तु बेचने पे उसे प्राप्त कितना हो रहा है, 5376 रुपया प्राप्त हो रहा है, यानी उसे क्या हो रहा है, उसे जो है प्रॉफिट हो रहा है, उसे प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 576 रुपये का। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 576 रुपये का, कितने पे, 4800 रुपये पे। गुने अगर हम 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, पूरे सौदे का जो है प्रॉफिट परसेंट निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं। हम इसे अगर 8 से काट लें तो ये 8 से 6 बार में जाएगा, ये 8 से कितने बार में जाएगा, ये 8 से 7 बार में जाएगा, हाथ में 1 आ जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 8 से कितने बार में जाएगा, 2 बार में। हम इस 6 से 72 को काटेंगे, ये कितने बार में जाएगा, 12 बार में। यानी यहाँ से हमारा प्रॉफिट परसेंट क्या निकल के आ गया, 12% निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 12% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3:5 था, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, तो उनकी वर्तमान आयु कितनी होगी। हमें क्या निकालना है, दोनों की वर्तमान आयु निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में वर्तमान आयु का हमें रेशियो दिया है। हमें क्वेश्चन में वर्तमान आयु का हमें रेशियो दिया है। वर्तमान का हमें रेशियो क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में ए और बी के वर्तमान आयु का हमें रेशियो क्या दिया है, 2:3 दिया हुआ है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में 10 वर्ष पहले का हमें रेशियो दिया है। हमें क्वेश्चन में 10 वर्ष पहले का हमें रेशियो दिया है। 10 वर्ष पहले का रेशियो हमें क्या दिया हुआ है, 10 वर्ष पहले का हमें रेशियो दिया हुआ है 3:5 दिया हुआ है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, हम सबसे पहले आयु के बीच का अंतर चेक करेंगे, क्योंकि दो लोगों के बीच आयु का जो अंतर है वो हमेशा बराबर होता है, यानी वर्तमान में जितना होगा उतना ही जो है 10 वर्ष पहले होना चाहिए। अब देखिए हमने मान लिया कि ए की आयु 2 यूनिट है, तो बी की आयु कितना है, 3 यूनिट, यानी यहाँ आयु के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए 10 वर्ष पहले ए की आयु अगर 3 यूनिट है तो बी की आयु कितना है, 5 यूनिट, यानी यहाँ आयु के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से जो हमारा अंतर निकल के आया, अंतर बराबर निकल के नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, ऊपर के अंतर से हम नीचे वाले रेशियो में गुना करेंगे और नीचे के अंतर से हम ऊपर वाले रेशियो में गुना करेंगे, तो हमारा अंतर जो है बराबर हो जाएगा। तो देखिए हम ऊपर वाले रेशियो में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, 4:6 हो जाएगा। और हम इस रेशियो में अगर 1 से गुना करेंगे तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, 3:5 हो जाएगा। अब देखिए हमने मान लिया कि वर्तमान में ए की आयु अगर 4 यूनिट है तो 10 वर्ष पहले ए की आयु क्या होगी, 3 यूनिट, यानी 10 वर्ष पहले जा रहे हैं तो ए की आयु में कितना का कमी हो रहा है, 1 यूनिट का कमी हो रहा है। अब देखिए वर्तमान में बी की आयु अगर 6 यूनिट है तो 10 वर्ष पहले अगर हम जा रहे हैं तो बी की आयु कितना हो जा रहा है, 5 यूनिट, यानी 10 वर्ष पहले जाने पर बी की आयु में कितना का कमी हो गया, बी की आयु में 1 यूनिट का कमी हो गया। अब देखिए यहाँ जो है हम जो है वर्ष में कितने वर्ष पहले जा रहे हैं, यानी हम वर्तमान में कितना का कमी कर रहे हैं, 10 वर्ष का कमी कर रहे हैं। यहाँ जो है वर्ष में हम कितना का कमी कर रहे हैं, 10 वर्ष का कमी कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, यहाँ से हमारा निकल के आ गया कि इस 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 10 वर्ष होगा। इस 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 10 वर्ष होगा। इस 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 10 वर्ष होगा। अब देखिए हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया, तो हमसे पूछ क्या रहा है, दोनों का जो है वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो देखिए ए की वर्तमान आयु कितना है, 4 यूनिट, और बी की वर्तमान आयु कितना है, 6 यूनिट, और हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता है, तो हम यहाँ से 4 यूनिट और 6 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए इस 4 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा,
40 वर्ष हो जाएगा, और इस 6 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 60 वर्ष हो जाएगा। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, हमारा आंसर निकल के आ गया 40 वर्ष और 60 वर्ष निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है यदि x y का 40% है तो y x का कितने प्रतिशत है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x जो है y का 40% है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इस 40% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। अब देखिए 40% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/5। अब देखिए हम यहाँ से x और y का हम रेशियो निकाल सकते हैं, हम यहाँ से x और y का रेशियो निकाल सकते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया कि x जो है y का 40% है। तो देखिए हमने मान लिया कि y जो है 5 यूनिट है, हमने मान लिया कि y जो है 5 यूनिट है, तो x क्या होगा, इस 5 का 2/5 होगा। x क्या होगा, इस 5 का 2/5 होगा। तो 5 का अगर हम 2/5 निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा x और y का रेशियो निकल के आ गया, और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि y जो है x का कितना प्रतिशत है, y जो है x का कितना प्रतिशत है। तो देखिए y कितना है 5 है और x कितना है 2 है, गुने हम 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा कि y जो है x का कितना प्रतिशत है। तो देखिए हम इस 2 से अगर 100 को काटेंगे ये कितने बार में जाएगा, 50 बार में। 50 में अगर हम 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 250%। यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, यहाँ से निकल के आ गया कि y जो है x का 250% है। यानी हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया एक नाव धारा की दिशा में 150 किलोमीटर पर घंटा तथा धारा के विपरीत दिशा में 100 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलती है। नाव की औसत चाल क्या है, हमें क्या निकालना है, नाव की औसत चाल निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में धारा की दिशा का हमें स्पीड दिया है और धारा के विपरीत दिशा का स्पीड दिया है, और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे एवरेज स्पीड पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ हमें 2 स्पीड दिया हुआ है और हमसे एवरेज स्पीड पूछ रहा है। तो देखिए 2 स्पीड दिया हो तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 स्पीड दिया हो तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एक्स इंटू वाई बटा एक्स प्लस वाई। यानी एक्स और वाई क्या है, हमारा दोनों स्पीड है। अब देखिए यहाँ हमें एक स्पीड क्या दिया है 150 किलोमीटर पर घंटा और दूसरा स्पीड क्या दिया है 100 किलोमीटर पर घंटा। यानी हमने मान लिया कि यहाँ x का वैल्यू क्या है 150 किलोमीटर पर घंटा और y का वैल्यू क्या है 100 किलोमीटर पर घंटा। तो देखिए हम यहाँ x और y का वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 गुने 150 गुने 100 बटा हमारा क्या हो जाएगा 150 प्लस क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 गुने 150 गुने 100 बटा हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 250। अब देखिए हम इसे 25 से काट सकते हैं, ये 25 से कितने बार में जाएगा, ये 25 से 6 बार में जाएगा, ये 25 से कितने बार में जाएगा 10 बार में। हम यहाँ से 1 0 से 1 0 काट सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ अगर गुना करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 गुने 6 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 में अगर हम 10 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 120। यानी यहाँ से हमारा एवरेज स्पीड क्या निकल के आ गया 120 किलोमीटर पर घंटा निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 120 किलोमीटर पर घंटा निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक कक्षा में 40 विद्यार्थी है, एक दिन 7/10 विद्यार्थी उपस्थित थे, उस दिन अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। हमें क्या निकालना है, अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 7/10 विद्यार्थी जो है उपस्थित है। तो देखिए अनुपस्थित विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, 7/10 जो है उपस्थित है तो अनुपस्थित कितना हो जाएंगे 3/10 हो जाएंगे। अब देखिए हमें क्वेश्चन में कुल विद्यार्थी का हमें संख्या दिया हुआ है, तो हम यहाँ से अनुपस्थित विद्यार्थी का संख्या निकाल सकते हैं। हमें जो है कुल विद्यार्थी का संख्या कितना दिया है 40 दिया हुआ है, और कितने विद्यार्थी जो है अनुपस्थित हो रहे हैं 3/10। यानी हम इसका अगर 3/10 निकाल लेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से 1 0 से 1 0 काट सकते हैं। हम यहाँ 4 में अगर 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यानी उस दिन अनुपस्थित विद्यार्थी का संख्या कितना होगा 12 होगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 12 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 15 से 160 के मध्य कितनी संख्याएं ऐसी है जो 17 से विभाज्य है लेकिन 4 से नहीं। अब देखिए हमें यहाँ क्वेश्चन में 2 कंडीशन दिया हुआ है। हमें पहला कंडीशन क्या दिया है कि संख्या जो है 17 से विभाज्य होनी चाहिए लेकिन 4 से नहीं। अब देखिए हमें संख्या कहाँ से कहाँ तक लेना है, हमें संख्या लेना है 15 से 160 के मध्य लेना है। तो हम सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं कि 15 से 160 के मध्य कौन कौन सी संख्या हमारी 17 से विभाज्य है।
तो देखिए 15 के बाद 17 से विभाज्य होने वाली संख्या हो जाएगी 17, उसके बाद संख्या हो जाएगी 34, उसके बाद संख्या हो जाएगी 51, उसके बाद संख्या हो जाएगी 68, उसके बाद संख्या हो जाएगी 85, उसके बाद संख्या हो जाएगी 102, उसके बाद संख्या हो जाएगी 119, उसके बाद संख्या हो जाएगी 136, उसके बाद संख्या हो जाएगी 153। अब देखिए अगर हमें एक कंडीशन दिया होता कि संख्या जो है 17 से विभाज्य हो, तो देखिए हमारा आंसर क्या हो जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाता। यानी कितनी संख्या हो जाती, 9 संख्या हो जाती। लेकिन हमें यहाँ दो कंडीशन दिया है। हमें दूसरा कंडीशन क्या दिया है कि संख्या 17 से तो विभाज्य हो, लेकिन 4 से विभाज्य नहीं होनी चाहिए। तो देखिए हम इनमें चेक करेंगे कि 4 से विभाजित होने वाली कौन कौन सी संख्या है। तो देखिए 4 से विभाजित होने वाली एक संख्या हमारी 68 है और दूसरी संख्या हमारी 136 है। अब देखिए यहाँ से हमारा दो आंसर नहीं हो सकता है, यहाँ जो है इन संख्या में दो आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि ये दो संख्या जो है 4 से विभाज्य हो रही है, ये दो संख्या 4 से विभाज्य हो रही है। यानी ऐसी कितनी संख्या हो जाएगी जो 17 से विभाज्य हो लेकिन 4 से विभाज्य नहीं हो। तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है एक बोतल में शुद्ध एल्कोहल भरा हुआ है, उसमें 10% एल्कोहल के बदले बेंजीन मिला दिया जाता है और यह प्रक्रिया दोबारा दोहराई जाती है। दूसरी प्रक्रिया के बाद बोतल में शुद्ध एल्कोहल होगा। हमें क्या निकालना है, दूसरी प्रक्रिया के बाद बोतल में शुद्ध एल्कोहल का हमें प्रतिशत निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया कि 10% एल्कोहल के बदले बेंजीन मिला दिया जाता है। तो हम सबसे पहले इस 10% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 10% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। यानी शुरुआत में बोतल के अंदर अगर 10 यूनिट अगर एल्कोहल होगा, शुरुआत में बोतल के अंदर अगर 10 यूनिट एल्कोहल होगा तो 10 में 1/10 जो है बेंजीन मिला दिया गया। यानी अब जो है बोतल के अंदर कितना एल्कोहल बच जाएगा, 9 यूनिट बच जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया कि यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई जाती है, यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई जाती है। यानी दूसरे बार भी अगर बोतल में 10 यूनिट एल्कोहल होगा तो उसमें हम 1/10 बेंजीन मिलाएंगे तो एल्कोहल कितना हो जाएगा, 9 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ अगर गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, और हम यहाँ गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 81। यानी शुरुआत में बोतल के अंदर अगर 100 यूनिट एल्कोहल होगा तो यह प्रक्रिया 2 बार करने के बाद बोतल के अंदर एल्कोहल कितना हो गया, 81% हो गया। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि दूसरी प्रक्रिया के बाद बोतल में शुद्ध एल्कोहल का प्रतिशत क्या होगा, हमसे ये पूछ रहा है। तो देखिए दूसरी प्रक्रिया के बाद बोतल में शुद्ध एल्कोहल कितना है, 81 है, और शुरुआत में बोतल के अंदर एल्कोहल कितना था, 100 था। गुने हम 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा प्रतिशत निकल के आ जाएगा। देखिए 100 से हमारा 100 कट जाएगा, यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 81%। यानी दूसरी प्रक्रिया के बाद बोतल में शुद्ध एल्कोहल कितना होगा, 81% होगा। यानी हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है यदि 6 8 10 1 7 के समांतर माध्य 8 हो तो x का मान ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, x का मान निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में 6 8 10 1 7 का हमें समांतर माध्य दिया है। तो देखिए हम समांतर माध्य कैसे निकालते हैं। समांतर माध्य निकालने के लिए हम आंकड़ा का योग करते हैं और आंकड़े की संख्या से हम भाग देते हैं तो हमारा माध्य निकल के आता है। यानी हम यहाँ से बेसिक तरीका से भी x का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए हमें माध्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आंकड़ा का योग करना पड़ेगा। यानी 6 + 8 + 10 + x + 7 और आंकड़े की संख्या से हमें भाग देना पड़ेगा तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, माध्य निकल के आ जाएगा। यहाँ संख्या कितना है, यहाँ संख्या जो है 5 है, तो देखिए हम 5 से भाग देंगे तो हमारा माध्य निकल के आ जाएगा। और हमें क्वेश्चन में माध्य क्या दिया है, 8 दिया है। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन हमें इतना करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए हम यहाँ सिंपल तरीका से इसे सॉल्व कर सकते हैं। हमें क्वेश्चन में आंकड़ा क्या दिया है, 6 8 10 x और 7 दिया है, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, माध्य दिया है, और हमसे x का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए हम ये देखेंगे कि 6 जो है माध्य से कितना कम है, माध्य कितना है, 8 है। यानी 8 से 6 कितना कम है, 2 कम है। 8 जो है 8 से ना कम है ना ज़्यादा है, ना कम है ना ज़्यादा है। 10 जो है 8 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। x का हमें वैल्यू निकालना है। 7 जो है 8 से कितना कम है, 1 कम है। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारा माइनस का 2 और प्लस का 2 कट जाएगा। यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से निकल के आ जाएगा -1। अब देखिए इस -1 को, यानी यहाँ हमारा माइनस निकल के आया, यानी हम इस 1 को अगर माध्य में ऐड कर देंगे तो हमारा x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। यानी यहाँ से हमारा x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 8
प्लस का 1, यानी यहाँ से हमारा x का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, 9 निकल के आ जाएगा, यानी x का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 9 निकल के आ गया। अब देखिए हम इस इक्वेशन से भी निकालेंगे तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू उतना ही निकल के आएगा, लेकिन हमें इतना करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ सिंपल सा देखेंगे कि जो हमारा आंकड़ा दिया हुआ है, आंकड़ा जो है कौन माध्य से कितना ज़्यादा है कितना कम है, बाकी हम सबको ऐड करेंगे और जो हमारा अगर माइनस में हमारा वैल्यू निकल के आएगा तो हम क्या करेंगे, उस माध्य में ऐड कर देंगे तो हमारा x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। अगर हमारा प्लस में यहाँ वैल्यू निकल के आएगा तो हम क्या करेंगे, उस माध्य में से माइनस कर देंगे तो हमारा x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 9 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया अनिल ने 2 मकान एक ही कीमत पर बेचा, एक पर उसने 10% लाभ कमाया एवं दूसरे पर उसे 10% की हानि हुई, सही कथन को चुने। हमें यहाँ 4 कथन दिया हुआ है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि अनिल ने 2 मकान एक ही कीमत पर बेचा, यानी दोनों का हमें एसपी क्या दिया, बराबर दिया है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि एक पर उसे 10% का लाभ हो रहा है और एक पर 10% की हानि हो रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एक कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए कभी भी अगर 2 वस्तु का एसपी बराबर दिया हो और एक वस्तु पर अगर x% का लाभ हो और दूसरे वस्तु पर x% का हानि हो, तो उस केस में हमेशा क्या होगा, हानि होगा। और हानि कितने का होगा, उस केस में हमेशा हानि होगा और हानि कितने का होगा, उस केस में हानि होगा और हानि कितने का हो जाएगा, x² बटा 100% का हानि हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जो है हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि दोनों वस्तु का एसपी क्या है, बराबर है और एक पर 10% का लाभ हो रहा है और एक पर 10% का हानि हो रहा है, यानी यहाँ हमें x का वैल्यू क्या दिया है, 10 दिया है। तो हम यहाँ x का वैल्यू पुट करेंगे, यानी 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, बटा क्या हो जाएगा, 100%। अब देखिए 100 से हमारा 100 कट जाएगा, यानी यहाँ से हमारा हानि क्या निकल के आ जाएगा, 1% निकल के आ जाएगा। अब देखिए इन चारों में हमारा सही कथन कौन सा हो जाएगा कि उसको 1% की हानि हुई, यानी हमारा सही कथन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, ऑप्शन ए निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।